वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध, यकुम सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी, अगस्त की है 7 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जागो जागो, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची। मॉडरेट टेम्परेचर, यस ह्यूमिडिटी इज हाई बट एब्सोल्यूट क्लाउडी। कल का दिन भी कराची में बड़ा खुशगवार था और पूरा दिन बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, गहरे बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की फुहार हर थोड़ी देर बाद जो है वो फिजा में महसूस होती थी। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, माशाल्लाह। वी गेटिंग स्पॉइल्ड मैन। आई नो कि ये हर वक्त चलने वाली बात नहीं है, खास तौर से वो मिसरा बहादुर शाह जफर का कि जो मैं अक्सर दोहराता रहता हूँ कि ये अहदे निशात के ये दौरे तरफ ना रहा है जहां में सदा ना रहा। तो यही है सिलसिला जी। कुछ सिचुएशन ऐसी है और थोड़े दिन ये मौसम रहेगा, फिर उसके बाद सितंबर तक रहेगा, फिर अक्टूबर आ जाएगा, जिसको आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मौसम गर्मा सानी कहा जाता है। ये मैंने खुद निकाली है टर्म, इट्स कॉल्ड द सेकंड समर। अब उसके लिए क्या उर्दू में लफ्ज होगा वो मैंने खुद अभी डेवलप किया है, लेकिन चलें जी, जब तक है एंजॉय व्हाइल इट लास्ट। क्यों फ्यूचर की टेंशन हम लें यार, लेट्स ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मैन। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं और फेसबुक पे जो है वो पोस्ट करने के लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी। वहां पे मैंने मैसेज ऑफ द डे जो है वो लगा दिया है और उस मैसेज ऑफ द डे पे जो है वो अभी फिलहाल तो कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन अभी भी लगाया बिकॉज कुछ सेकंड्स पहले ही जो मैंने वो लगाया है। सो आप उसमें जो है वो प्रोग्राम में मैसेज कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो चलें जी, अभी आई हैवंट रियली लॉग्ड इनटू माय अनदर सोशल मीडिया अकाउंट एज वेल, जिसमें मैं अभी जा रहा हूं और पहुंचने में कामयाब हो गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है अभी तक। कल वजीर आजम साहब का भी एक जो है ना वीडियो गर्दिश कर रही थी और उसमें काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर सर आप कौन सा VPN यूज करते हैं सर। बट खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं। द थिंग इज दैट आप लोग के ट्वीट्स मेरे सामने मौजूद हैं। आज प्रोग्राम में ऑफ कोर्स काफी सारी बातें, हर रोज काफी सारी बातें होती हैं, आज भी बहुत सारी बातें होंगी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज स्पोर्ट्स पे भी बात करेंगे, अरशद नदीम के हवाले से भी बात होनी है, अमेरिका का भी जो है वो जिक्र हो सकता है, पाकिस्तान के हवाले से भी जो है, बांग्लादेश के हवाले से भी जो है वो बात होगी। सो या चलें जी, क्या सीन है। और सीन ये है कि एमी अली साहब ने रात गए मैसेज किया, कहते हैं बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफे ने एक बार फिर मुल्क की सियासी हलचल और बगावतों की तारीखी तवज्जो मरकूज कर दी है, जिसका आगाज 1975 में मुल्क के पहले वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान के लिए एक फौजी बगावत में कत्ल से हुआ था। बहुत उम्दा, बहुत तल्ख, बहुत पुरसोज। अच्छा, आपने VOA उर्दू का एक आर्टिकल जो है वो एमी अली ने शेयर किया है। सो आप लोग भी #सनराइज विद अदील पे जाके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। और क्या सीन है, ओके चलें जी, आपने आमिर साहब का एक मैसेज आया है। हाँ, ये अच्छा गाना है जो कि आपने रेकमेंड किया है यार, ये अच्छा गाना है, ठीक है। देन वी हैव गॉट जावेद साहब कहते, अरे बिल्कुल भाई, आज की बड़ी खबर है, एक पाकिस्तानी बंदे को जो है वो अरेस्ट किया गया है अमेरिका में। और अमेरिकी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जिसको वजारत इंसाफ कहा जाता है, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात, पाकिस्तानी का नाम लिया। इस पाकिस्तानी का नाम आसिफ मर्चेंट बताया गया। आसिफ मर्चेंट, आई नो फ्यू मोर मर्चेंट्स एज वेल, सो आई होप इनके साथ कोई रिश्तेदारी ना हो। जिस शख्स का ताल्लुक ईरान से बताया जाता है और ईरान से ताल्लुक बताने के बाद ये कहा गया है कि इस शख्स का प्लान था बहुत सारे लोगों को कत्ल करने का, जो कि अमरीकी सियासतदानों को। चलें जी, इलॉन मस्क सूज यूनिलीवर एंड मार्स ओवर एक्स एडवर्टाइजिंग बॉयकॉट। ओके, इलॉन मस्क यार, वैसे यार मुझे एक बात याद है, मुझे याद है आज से कोई ये 8 साल पहले की बात है, हमारे एक बॉस होते थे, उन्होंने मुझसे पूछा था, यार इस वक्त
टेक वर्ल्ड में अदील, हु इज योर मोस्ट फेवरेट गाय? तो मैंने उन्हें कहा था इलॉन मस्क इज माय मोस्ट फेवरेट गाय. ही सेड वाओ नाइस चॉइस, इंटरेस्टिंग. इलॉन मस्क उस वक्त wasn't that big a deal but I kind of like that guy. ठीक है जी. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है I'm actually starting to develop a serious disliking for Elon Musk. एक तो शायद इसने पैसा बहुत कमा लिया है. आपके यहाँ खानदान में भी होता है ना कि भाई मुख्तार मामू पैसे बहुत कमा लेते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है. ठीक है जी. और वो फिर सबको ना बहुत ही एटीट्यूड उनका डेवलप हो जाता है. लेकिन इलॉन मस्क के साथ भी ऐसे ही हुआ. लेकिन नहीं, वाकई इलॉन मस्क के साथ भी ऐसे ही हुआ. उसका भी दिमाग खराब हो गया है. एंड ही हैज बिकम आउटराइट रेसिस्ट नाउ. वो जो सफेद फार्म, जो वाइट सुप्रीमिस्ट होते हैं, जो कि सफेद फार्म नस्ल की बालादस्ती पे बिलीव करते हैं, इसके अभी अगर आप बरतानवी हंगामों के हवाले से ट्वीट चेक करें, नॉट जस्ट इवन दैट, इवन अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से भी एंड ऑल, आई थिंक ही हैज गॉट नट्स सीरियसली इलॉन मस्क. नाउ व्हाट ही हैज डन, इसने जो है वो केस कर दिया है. नाउ दिस इज अ प्योरली बिजनेस डिसीजन, नथिंग अबाउट हिम गोइंग नट्स, बट उसने यूनिलीवर और मार्स, जो कि दो दुनिया की बड़ी FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनीज हैं, एंड दे आर बिग एडवर्टाइजर्स एज वेल. तो इलॉन मस्क ने जो है इन दोनों मेजर कंपनीज पर एक केस कर दिया और उसने कहा है कि जी दीज कंपनीज हैव अनलॉफुली कंस्पायर्ड टू बॉयकॉट द साइट. यानी इन दोनों कंपनियों ने जो है वो ये डिसाइड किया है कि अच्छा, ये सिर्फ ये दो कंपनियां नहीं है, इसके अलावा एक CVS हेल्थ नाम की भी एक कंपनी, अमेरिका जिन लोगों का जाना रहता है वो काफी फ्रीक्वेंटली इस कंपनी के नाम से वाकिफ होंगे. तो कहते ये हैं कि जी इन्होंने जानबूझ के एक कंस्पिरेसी के तहत, यानी एक साजिश के तहत मेरे प्लेटफॉर्म पे यानी एक्स पे अपनी एडवर्टाइजमेंट को जो है वो खत्म कर दिया है. और मेरी कंपनी को दे हैव डिप्राइव्ड मी ऑफ बिलियंस, या माय कंपनी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर. ये अगर आपको याद हो तो जब इलॉन मस्क ने एक्स को, यानी ट्विटर जब वो हुआ करता था, उसको परचेज किया था, सो बहुत सारी कंपनियों ने इलॉन मस्क की हरकतों की वजह से और इलॉन मस्क के परसेप्शन की वजह से इसकी कंपनी का, इसका जो प्लेटफॉर्म था उसका बॉयकॉट कर दिया था. और उसमें काफी सारे, आई थिंक डिज्नी वाज वन ऑफ दोस कंपनीज एज वेल एट वन पॉइंट इन टाइम. और बट बहरहाल अब हुआ ये है कि जी इलॉन मस्क को ऐसा लगता है कि उनके पास इस तरह के कुछ सबूत आ गए हैं जिससे उनको अंदाजा ये होता है कि जानबूझ के इनके प्लेटफॉर्म को डिप्राइव किया गया था ऑफ एडवर्टाइजमेंट. सो लेट्स सी व्हाट हिज केस इज राइट नाउ. आई मीन आई डोंट हैव द डिटेल्स बट जरूर इस पर हम नजर रखेंगे. एंड देन फ़हीम अली खान, आपने सूरह तौबा की आयत हमारे साथ शेयर की है. अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है. बेशक आयत नंबर 72 है. इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो व्हाट इज दिस, डज द गवर्नमेंट नीड एनी एडवाइजर टू लॉन्च द बॉन्ड और इज इट सम काइंड ऑफ कट फॉर गवर्नमेंट मिनिस्टर. यार फ़हीम, हर चीज में क्यों कंस्पिरेसी, लाइक क्या भाई, हर चीज में थोड़ी होता सिलसिला कंस्पिरेसी वाला, या इसमें भी गवर्नमेंट पैसा खा रही होगी, बट छोड़ देना यार. देखो आपने बेसिकली जो खबर शेयर की है वो खबर शेयर किया, पाकिस्तान हायर्स चाइनीज एडवाइजर फॉर पैंडा बॉन्ड लॉन्च. पैंडा बॉन्ड, अच्छा इस पे एक बार प्रोग्राम में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं. जिस तरह एक तो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं जो आप लॉन्च करते हैं, देन ये और सुकूक होते हैं आपके जो कि आप लॉन्च कर रहे होते हैं. PKR डिनोमिनेटेड भी होते हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड भी हो सकते हैं, इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोइंग. देन देयर आर यूरो बॉन्ड्स, और यूरो बॉन्ड से मतलब ये होती है कि वो पैसे जो कि आप रेस कर रहे होते हैं फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट. ठीक है, बट नाउ इन रीसेंट टाइम एक और भी टर्म सुनने में आई जिसको कहा जाता है पैंडा बॉन्ड. पैंडा आप जानते हैं किस मुल्क का जानवर है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, पैंडा चाइना का जानवर है. सो चाइना में जाके जो आप पैसे रेस करने की बातें करते हैं उसको पैंडा बॉन्ड कहा जाता है. अब पाकिस्तान क्योंकि पहली बार पैंडा बॉन्ड जो है वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से वहां पे उन्होंने एक लोकल एडवाइजर हायर कर लिया होगा. हो सकता है ICBC को बोल दिया होगा, भाई आप हमारे एडवाइजर बन जाए, वी डोंट नो मच अबाउट द चाइनीज मार्केट, तो वी विल गिव यू अ कट, व्हाटएवर अमाउंट वी विल रेज यू विल गेट 0.05% ऑफ दैट अमाउंट एंड दैट्स फाइन. थोड़ा कम बता दिया मैंने, लेकिन खैर जो भी होगा, मुझे क्या पता, कौन सा मैं बैठा हुआ डॉक्यूमेंट थोड़ी बना रहा हूँ उनकी. तो उन्होंने एक एडवाइजर हायर कर लिया होगा. फिर क्या होगा, उम्मीद ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हमारे जो CSS किए हुए बाबू होंगे वहां पे बैठे हुए, वो लोग सीख लेंगे और होपफुली गोइंग फॉरवर्ड उनको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं होगी. वैसे आमतौर से जब भी इस तरह के बड़े अमाउंट रेस किए जाते हैं, कोई ना कोई एक एडवाइजर जरूर हायर किया जाता है. और अक्सर सुकूक कंपनियां भी जब अपने TFCs वगैरह, ये कंपनियां भी अपने जब बॉन्ड्स इशू कर रही होती हैं, उसमें बैंकर्स टू द इशू होते हैं. अक्सर आप बैंकारों की कभी ऑफिस में जाएं, कभी भी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वालों के ना, उनके बड़े बड़े प्लैक्स रखे हुए होते हैं, टूम स्टोन्स रखे हुए होते हैं, और वो टूम स्टोन्स या प्लैक जिन्हें कहा जाता है, उसमें हमने 1.5 बिलियन रेस किए फॉर
दीवान फलाना मोटर्स, हमने 3.8 बिलियन रुपीस का TFC टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट रेस किया फॉर लकी सीमेंट एंड स्टफ. ये आपको इनकी ना टेबलों पे रखे हुए नजर आ रहे होते हैं. तो एडवाइजर्स ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है. फाइन, कम ऑन ब्रो, कम ऑन. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और ये सीन हो गया कि आगे बढ़ते हैं. ओह, शार्लीज थेरॉन सुबह सुबह मेरी Charlize Theron is celebrating her birthday. South African American actress and producer. देखें, Elon Musk. अच्छा, दो South African Americans का जिक्र हो गया. Elon Musk, you know, the South African American, and then Charlize Theron. She was born on the 7th of August 1975. South African American actress and producer, one of the world's highest paid actresses, recipient of Academy Awards and Golden Globe Award. In 2016, Time named her one of the 100 most influential people in the world. Wow, ये मुझे नहीं पता था. Charlize Theron जो है वो 2016 में उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो दुनिया के 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों में होंगी. लेकिन हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम, इसमें कोई शक नहीं है. मैंने Charlize Theron की जो पहली फिल्म देखी थी वो देखी थी द डेविल्स एडवोकेट. Yes, that was the first movie that I see. वो नहीं, बच्चों के साथ ना देखिएगा फिल्म. आप वो हमने अभी जो है ना वो देखी थी. I think that maybe that was her first big movie, अगर ना हो. अब बड़ी खूबसूरत लगी है वो इस मुल्क में, इस मूवी में जो है, और इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन तो वही बात है जी, बड़ी एक्ट्रेस हैं. She's from Benoni in South Africa, in Transvaal province. So yeah, she worked on her accent, by the way. उन्होंने अपने एक्सेंट पे काफी काम किया, उसको अमेरिकनाइज करने के लिए. और ठीक हो गया यार, ठीक हो गया. ओके, और क्या सीन है? हैप्पी बर्थडे Charlize Theron. Then we have got happy birthday Greg Chappell, born 7th of August. डॉक्टर जीशान बेग ये सालगिरह हमें याद करा रहे हैं. थैंक यू सो मच. 7 अगस्त 1948 में पैदा हुए. फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, cricket team captain, and a controversial tenure as the head of coach of the Indian cricket team from 2005 to 2007. Greg Chappell Ganguly controversy. Yeah, absolutely. I think we all remember that massive controversy, no doubt about that. Okay ji, Hassan कहते हैं, in 2007 on this day at AT&T Park, Barry Bonds hit 756th career home run, surpassing हैंक एरन 33-year-old रिकॉर्ड. यार कोई ऐसा रिकॉर्ड लाया जिसको पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को यार. आई मीन बेसबॉल का रिकॉर्ड है यार, कम ऑन यार हसन, कोई पाकिस्तानी रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के रेलेवेंट कोई रिकॉर्ड लेकर आओ. इफ ट्रेन करेक्टली ह्यूमंस कैन रन एट द टॉप स्पीड ऑफ 40 miles per hour. Today's fastest runner Usain Bolt has the top speed of 28 miles per hour. Man, क्या सीन हो गया यार. ऑलराइट, चलें जी, ठीक है यार. ये मुझे ना फिर आपने जो गाना भेजा है आमिर, I'll have to get this one downloaded because I thought you were talking about the original song, but बहरहाल जी. अच्छा जी, रहमान खिलजी साहब कहते हैं यार क्या क्लास की फिल्म थी. हाँ, डेविल्स एडवोकेट, ये लाइक आई डोंट नो क्लास की फिल्म थी, बट आई थिंक मेटाफोरिकली अगर आप देखें कि उसमें इंसान के अंदर जो शैतान है, जो कि एल पचिनो ने जो वो रोल अदा किया है, बट देन यार द मूवी एट द एंड, I think at least for that age when I watched that, it became a bit too difficult to digest and I don't know, but मैंने CNN पे उस मूवी का इश्तिहार पहली बार देखा था by the way. फिर मैंने जाके पल्स ग्लोबल नहीं लाए थे. हाँ, I don't watch that movie on Pulse Global man. उस जमाने में एक चैनल आया करता था जिसका नाम था मूवी मैजिक, which incidentally happened to be a South African channel. Remember Mnet, Movie Magic? और वो जू की तू फिल्में दिखा दिया करता था, यानी जू की तू फिल्में. So या चलें जी, ऑलराइट. और क्या सीन है? अच्छा यार, वैसे हाँ, आज ना जरा हम इंडिया के हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे. इंडिया की एक पहलवान है जिनका नाम विनेश फोगाट है, और विनेश फोगाट जो है वो ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गए. शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पहलवान. लेकिन उनका ये जीतना था एंड शी हैज बिकम अ मेजर पॉलिटिकल इशू. इस वक्त जो है ना वो इंडिया में बड़ी जबरदस्त इस पे सियासी एक डिबेट चल रही है, और इस पे भी हम मौका मिला तो प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे. कल यार इंडिया का हॉकी मैच भी हुआ, सेमीफाइनल वर्ल्ड ओलंपिक्स का विद जर्मनी, एंड व्हाट ए गेम यार, व्हाट ए गेम, आई स्वेयर. चलें जी, अभी क्या हम करते हैं, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक गाने की जानिब, और
स्ट्रिंग्स की आवाज प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, न जाने तुम चली कहां. एंजॉय दिस सॉन्ग. वापस आके खबरें भी शामिल करते रहेंगे आप लोगों के. जरा फेसबुक पे भी मैसेज हम डालते हैं, हमारी कम्युनिटी द सनराइजर्स कम्युनिटी, जिसपे आप लोगों के कुछ मैसेजेस जो है वो मेरे पास अभी आ गए हैं. सो विल इंक्लूड दोज इन अ बिट. In the meanwhile, you enjoy that song. So I'll be catching you in the next 4 minutes. Don't go anywhere and keep listening. Yup, that was Strings and hope you guys enjoyed that song. 7:38 and good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. यार वैसे खिलजी साहब जो है ना, मुझे वो शार्लीज थेरॉन के ऑरा से बाहर आने नहीं दे रहे हैं. वैसे यार वाकई सीरियसली मैंने इसमें आपने बेसिकली उनकी मूवीज की एक लिस्ट जो है ना मेरे साथ इस वक्त शेयर की है, और इसमें जिस मूवी ने मुझे वाकई स्ट्राइक किया, बेसिकली एक कोलाज बना हुआ है ऑफ द टॉप मूवीज दैट शार्लीज थेरॉन हैज, बिकॉज़ इट्स हर बर्थडे टुडे. हैप्पी बर्थडे शार्लीज. एक मूवी है जिसका नाम है दैट थिंग यू डू. नाउ सी खिलजी साहब, यू हैव जस्ट सेंट मी राइट बैक टू माय टीनेजर्स, बिकॉज दैट थिंग यू डू एक जमाने में मेरी बड़ी फेवरेट मूवी थी, और इट वाज अबाउट 1950s में, सेट इन 1950s और अर्ली 60s. इट वाज अबाउट म्यूजिकल बैंड. टॉम एवरेट स्कॉट इसमें था एंड लिव टाइलर, एंड दिस मूवी वाज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय टॉम हैंक्स, और टॉम हैंक्स ने खुद भी उसमें एक म्यूजिक एजेंट का किरदार अदा किया था. आई रियली लाइक दैट मूवी. नाइस, अच्छी मजेदार सी फिल्म थी. एंड आई जस्ट नोटिस दैट शार्लीज थेरॉन वाज इन दैट मूवी, वो उस फिल्म में थी, और डेविल्स एडवोकेट से पहले ये मूवी रिलीज हुई थी, व्हिच वाज आई डिड नॉट नो हर देन, बट नाइस जबरदस्त. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट एंड खुश रहिए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हाँ, जल्दी से मैं मैसेज पे नजर डालता हूँ ऑन फेसबुक. एंड हु इज विद अस? हुमैरा अंसारी कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब सर. थैंक यू सो मच हुमैरा. प्लीज टॉक अ बिट अबाउट सिचुएशन इन पैलेस्टाइन. यार सिचुएशन इन पैलेस्टाइन, देखो हुमैरा, अब जो इश्यूज पैलेस्टाइन के चल रहे हैं वो तो हम सबको बेचारों की मिजरी पता है. अल्लाह ताला उन लोगों की मुश्किलात आसान करे, गजा के लोगों की. लेकिन जाहिर है इसमें हम प्रोग्राम में कोशिश करते हैं क्योंकि न्यूज अपडेट हो तो वो आपके साथ जरूर शेयर करें. एंड यस, वी हैव गॉट अ मेजर न्यूज अपडेट, और वो ये है कि हमास की जानिब से कल ये अनाउंसमेंट आई है that they have nominated Yahya Sinwar as the new political head of Hamas. आप जानते हैं जी, इस्माइल हानिया की शहादत के बाद एक लीडरशिप वॉइड क्रिएट हुआ था, और याह्या सिनवार को, अब ये जरा सुनिएगा गौर से, इन केस यू हैवंट हर्ड द नेम, याह्या सिनवार के बारे में ये कहा जाता है दैट ही इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द अक्टूबर 7th अटैक, यानी वो हमास की जानिब से किया जाने वाला हमला जिसने इजराइल को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया था, और इजराइल की जो है वो एक बड़ी मिलिट्री डिफीट मानी जाती है. उसका जो मेन आर्किटेक्ट था वो ये बंदा था. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमास की तरफ से एक सिग्नलिंग गई है, बिकॉज सी हमास की जो भी अप्रोच हो टूवर्ड्स इसराइल, लेकिन इस्माइल हानिया शहीद जो हैं वो एक मॉडरेट सोच रखने वाले आदमी थे. ये वो बंदे थे कि इसराइल, आपको पता है ना कि जिस वक्त उन्होंने इसराइल ने इनको, इवन तो इसराइल ने अभी तक खुल के ये बात मानी नहीं है कि हमने इस्माइल हानिया को टारगेट किया, जी बेवकूफाना बात है बिल्कुल, लेकिन खैर एनीवे, इसराइल अपने मुल्क से बाहर किए जाने वाले इस तरह के हमलों का जो है वो जनरली जिम्मेदारी लेता नहीं है. बट वी ऑल नो कि डिफेक्टो किसने ही ये काम किया हुआ है. इसराइल की जो पीस निगोसिएशन चल रही थी हमास के साथ रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ देयर जो इनके यरगमाली थे, वो इनडायरेक्टली इस्माइल हानिया के साथ ही चल रही थी. तो हमास जाहिर है उस पे उनको इस बात का उन्होंने बोला कि अच्छा, तुम जिसके साथ नेगोशिएट कर रहे हो उसको तुम कत्ल भी कर देते हो, तो हम अपना सबसे हार्ड लाइनर आदमी ला के अब तंजीम के ऊपर ला के बिठाते हैं. तो उन्होंने दे हैव ब्रॉट द मोस्ट आई वुड से कि सबसे जो सख्त गिर मौक़िफ़ इसराइल के हवाले से रखने वाले जो शख्सियत थे, जो कि अस्करी सोचना, इस्माइल हानिया was a politician, right? वो एक सियासतदान थे, ठीक है. बट याह्या सिनवार जो है ही इज ये काफी सख्तगीर मौक़िफ़ जो है वो रखते हैं. एंड अब ही इज गोइंग टू बिकम द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल विंग. सो कहते हैं कि हमासी लीडर ने यूनानिमसली उनको जो है वो एक्सेप्ट किया है एज द लीडर. तो ये उन्होंने एक हमास ने एक जो है ना ये अपने दुश्मनों को, खास तौर से इसराइल को, अमेरिका को ये बात बताई है कि अगर तुम समझ रहे हो कि इस्माइल हानिया को मार कर, उनको शहीद कर कर
तुमने हमारे हौसले पस्त कर दिए हैं. And there you go man, we bring our strongest man in front, so do whatever you wish to. इसराइल ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है that they are going to target him. वो इसको टारगेट करेंगे सिनवार साहब को. अल्लाह ताला फलस्तीनियों के हक में आसानी पैदा करे. अच्छा जी, इस्लामुल हक साहब कहते हैं कराची की बहुत खूबसूरत सुबह में सबको सलाम. वालेकुम अस्सलाम. लुबना महमूद थैंक यू. गुड मॉर्निंग टू यू टू. परवेज अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई एंड ऑल ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन BTK. Every morning is a beautiful morning in BTK. All right. मजहर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदीब, मैं बांग्लादेश में शेख मुजीब के मुजस्मे को तोड़े गए, ये समझ नहीं आई. देखो यार, शेख मुजीब का मुजस्मा जो तोड़ा गया है ना, वो मैं इस पे काफी तफसीली बात जो है वो कर चुका हूँ. बाय द वे, कल मैंने एक छोटी सी टॉक, हमारी छोटी सी तो नहीं, काफी तफसीली वो डिस्कशन बात से बात निकल गई. रफ्तार नाउ विच इज एन ऑफशूट ऑफ रफ्तार यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने कल एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है जिसमें हमने बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर बात किया. वी ट्राइंग, मैं बल्कि कोशिश यही करवाऊंगा कि इसको आज या मैक्सिमम, बिकॉज कल हमने रात में भी काफी तफसील से बांग्लादेश, मैंने अपने यूट्यूब शो में भी काफी तफसील से बात की थी. हमने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को प्रोफाइल किया था और आज जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो यही आई है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द इंटरिम सेटअप देयर इन बांग्लादेश. सो रफ्तार नाउ में हमने पॉडकास्ट जो है कल अपनी रिकॉर्ड करवाई, जिसमें ज़ाहिर है इस शो को काफी लिया है. देखिए शेख मुजीब पे क्यों गुस्सा? शेख मुजीब पे गुस्सा लोगों का निकला है शेख हसीना वाजिद का. ही विल रिमेन बोंगो बंधु. ओके, इसी शेख मुजीब को, भाई ये भी तो याद रहे ना कि इसी शेख मुजीब को बांग्लादेश की आज़ादी के सिर्फ 4 साल बाद बेदर्दाना तरीके से जो है वो कत्ल कर दिया गया, तकरीबन पूरे खानदान के साथ, 2 बेटियों के अलावा. हसीना और रेहाना जो है बच गई थी, बाकी जो है वो पूरे खानदान को आपको पता है कि उन्होंने बेदर्दी के साथ जो है मार दिया था. इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं. और कोई आंसू बहाने वाला नहीं था या कोई अवाम सड़कों पे नहीं निकली जिन्होंने प्रोटेस्ट किया हो अपने बोंगा बोंदू, अपने फादर ऑफ द नेशन को कत्ल करने के हवाले से. ठीक है जी, बाद में लोगों को रिग्रेट हुआ होगा, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद. पता नहीं बांग्लादेश में रक्षों पे और ट्रक पे जो है वो ये तस्वीरें लगी हुई होती हैं, जैसे हमारे अयूब खान की होती हैं, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद. सारे हजारेवाल ट्रक ड्राइवर जो हैं वो लगाए हुए होते हैं तस्वीरें उनकी. लेकिन आई डोंट नो अबाउट दिस अबाउट बांग्लादेश. एनीवे, सो लोग शेख हसीना का गुस्सा उनके अब्बू पे उतार रहे थे, बिकॉज अगर शेख हसीना, बिकॉज देखो यार, मैं बार बार एक बात बोले जा रहा हूँ, शेख हसीना ने नेशनलिज्म का कार्ड जो है ना वो ओवर प्ले कर दिया. वो कुछ ज्यादा उन्होंने जो है ना वो कार्ड खेल लिया. आपको पता है यार, एक पत्ता किस वक्त चलाना होता है, फिर उसके बाद जैसे पाकिस्तान में भी आपको पता है इस वक्त एक कार्ड बहुत ज्यादा खेला जा रहा है. तो बस कर दें यार, अब लिटरली बोरियत होने लगी है. लेकिन खैर क्या बोलें. अच्छा जी, अरूज शहजाद कहती हैं गुड मॉर्निंग अरूज. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, what would be the effect on Larry Page and Sergey Brin if Alphabet was proven guilty of referring to the Google monopoly case? नहीं, लैरी पेज और सर्गे ब्रेन अब इस कंपनी में दे आर द शेयर होल्डर्स इन दैट कंपनी, दे आर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, बट आपको शायद अंदाजा होगा कि बोथ ऑफ देम आर नॉट पार्ट ऑफ द एवरीडे मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी. सर्गे ब्रिन जो है वो अभी गूगल में वापस आए हैं एंड ही इज specifically looking after the AI part. आपको पता है ना कि जिस पे वो काम कर रहे हैं जेमिनाई, उस पे सर्गेई ब्रिन इज वेरी एक्टिव ऑन दैट. सो अगर आप किसी पे इसका नुकसान हो सकता है, इवन दो गूगल तो ये बात समझता है कि उन्होंने कोई भी एंटी ट्रस्ट लॉ की वायलेशन नहीं की, एंड देन फहीम दिस अपील प्रोसीजर एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक years and years. लेकिन अगर किसी पे ज़ाहिर सख्ती हो सकती है तो वो सुंदर पिचाई पे ही हो सकती है, बिकॉज ही इज दी CEO. या सो या डोंट वरी मैन, योर फ्रेंड, नथिंग इज गोना हैपन टू योर फ्रेंड सर्गेई ब्रिन. फहीम ब्रो, जस्ट रिलैक्स मैन, ही एंट गोइंग एनीवेयर. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या टाइम हो गया जी? 7:45 हो गए. देखें भाई, इंजीनियर बाबू को इश्तिहार तो नहीं है? नहीं, इश्तिहार 8 बजे ही आएगा. हाँ माशाल्लाह, अच्छा इश्तिहार, अरे वाह वाह, तो बड़ा अच्छा. Very nice, good. Advertisements are back. Okay, जबरदस्त, very good. अच्छा जी, अभी क्या सीन है? हाँ, जल्दी से देखते हैं और कोई पैगाम. अरशद नदीम पे बात करें. अरशद नदीम क्या धमकी दे रहे हो यार? अरशद नदीम पे बात करो. नहीं, अरशद नदीम पे बात करेंगे बिल्कुल 8 बजे के बाद. हम खेलों के हवाले से बात करते हैं. तो ऑफ कोर्स अरशद नदीम यार इज आवर स्वीट हार्ट. और इस वक्त तो आपको पता है पूरे कौम की एक उम्मीद, पूरी कौम की 2 उम्मीदें, एक खेलों वाली, एक नॉन खेलों वाली है. तो जो खेलों वाली उम्मीद है वो अरशद नदीम है, तो उन पे हम ऑफ कोर्स बात करेंगे. अच्छा भाई, मेलसी वेहाड़ी से हमारे दोस्त आसिफ साहब प्रोग्राम में शामिल हो गए. थैंक यू. अल्लाह हम सब पर करम करे.
निगत सुल्ताना का ये कहना है, कामी भाई कहाँ से चल गए ये मेरे, अच्छा कामी भाई का मैं अभी जरा शो का स्टार्टिंग सुनते हुए आ रहा था. कामी भाई बहुत गुस्से में है आजकल हालात की वजह से काफी ज्यादा. एनीवे चलो जी, ऐसा करते हैं, आपको सुना देते हैं कि एक अच्छा सा गाना और मिलते हैं आपसे इसके बाद. दिस इज गोइंग टू बी नबील शौकत अली विद बेवजह. और इस गाने के बाद वापस आके आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 53 past 7 is the time. Sunrise Show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. And good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और बाकी क्या सीन है आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर अभी हम नजरें डालने वाले हैं. चलें जी अखबार खोलते हैं. डॉन ने आज जो अपनी लीड बनाई, देखिए जी आज अखबारात जो है वो उन्होंने जो अपनी लीड तमाम अखबारात ने बनाई है, वो हुकूमत ने एक कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर. 13 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था और अब रिट्रोस्पेक्टिवली जाकर जो है ये कानून पास करवाया गया है. यानी जंग की जरा आप हेडलाइन चेक करें. इवन दो पाकिस्तान के इक्का दुक्का चंद एक लोगों के अलावा कानूनी माहिरीन तमाम ये कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिवली इस कानून को जो है वो नहीं बनाया जा सकता. ये कानून वॉइड एब इनिशियो है, ये चलना नहीं है ये. लेकिन वी नो दैट काजी फायज़ साहब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी कर सकते हैं वो. लेकिन ये अगर इस कानून को अप्रूवल मिल गया तो एक ऐसी प्रेसिडेंस सेट हो जाएगी कि जो भी फैसला आया करेगा सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का, हुकूमत जो है वो पोस्ट फैक्टो जाके यानी उस फैसले के बाद एक कानून बना दिया कर देगी, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया करेगी और अल्लाह खैर से. अच्छा जी, जंग ने आज अच्छा डॉन की पहले लीड सुनते ना. डॉन जरा आपको पता है कि थोड़ा न्यूट्रल लाइन टो करता है. कहते हैं जी, लॉ टू सैप पीटीआई स्ट्रेंथ बुलडोज थ्रू पार्लियामेंट, रूल सस्पेंडेड टू हेल्प पैसेज ऑफ बिल. Minister says legislation prerogative of lawmaker, not 17 individuals. PTI up in arms says assemblies turned into rubber stamp, vows to approach apex court. यानी बड़ी मजेदार बात. अच्छा जी, क्या कहते हैं? Law will have a retrospect effect. Government LI MQM terms bill attempt to pitch parliaments against judiciary. तो क्या MQM ने इसमें हुकूमत का साथ नहीं दिया? हैरत है, मैं जरा चेक कर लेता हूँ MQM इतनी इंसान कब से बन गई. लेकिन जो पॉइंट है वो दैट सिंपल. बिल्कुल जी, अगर एमक्यूएम का ये कहना है कि जी पार्लियामेंट को असेंबली के खिलाफ खड़ा, माफ कीजिएगा, अदालत के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, बिल्कुल खड़ा कर दिया गया. यही लोग थे जो आज ये बिल पास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम. ये वही लोग थे कि जिस वक्त कासिम सूरी की रूलिंग आई थी जो कि गैर कानूनी रूलिंग थी, उसको जब उस वक्त पीटीआई कहती थी पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वो कहते थे नो, जुडिशरी इज सुप्रीम, जुडिशरी इज सुप्रीम. तो पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है यार, क्या करें इस चीज के हवाले से. जंग की हेडलाइन सुने, मखसूस नशिस्तें, पीटीआई महरूम रहेगी. यानी ये जो है जनाब जंग ने अपना फैसला सुना दिया. इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली सेनेट से मंजूर, अपोजिशन का शदीद इजलास, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान. ठीक हो गया जी. शाजिया मरी कहती हैं, अच्छा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यार, वैसे सीरियसली मुझे बहुत खुशी होती है ये बात देख के कि जब भी इस तरह की पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ जो भी साजिश होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा होती है. कि बीच में एक दो खबरें आ गई थी, मैं तो डर गया था यार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही बात पे कैसे खड़ी हो गई, क्या इस हक का साथ कहां से देना शुरू कर दिया उन लोगों ने. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उन्होंने हुकूमत का साथ दिया है इस बिल में. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. एक्सप्रेस की भी आज की लीड यही है, पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर, पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान. चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील, मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मुकर्रर. प्रोग्राम में आगे चल के हम मोहम्मद यूनुस साहब का प्रोफाइल जो है वो भी डिस्कस करेंगे. बरतानिया के शेख हसीना को सियासी पनाह देने से इनकार, अमेरिका ने वीजा मंसूख कर दिया. 2 साबिक वुज़रा भारत फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार. रहनुमा अवामी लीग का होटल, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर नजर आतिश. मजीद 24 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं. कर्फ्यू उठा लिया गया. खालिदा ज़िया रिहा. जमात इस्लामी बीएनपी के कई रहनुमा लापता रहनुमा 8 साल बाद बाजियाब. पुलिस का सिक्योरिटी मिलने तक हड़ताल का ऐलान. पुलिस का सिक्योरिटी मिलने तक हड़ताल का ऐलान. ओके. भारत शेख हसीना को वापस भेजे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार का ये कहना है. वाह यार, कैसे हालात चेंज होते हैं.
अच्छा जी, हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का तीसरा दौर, कल इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। आज हुकूमत से मुतालबात में पेशरफ से आगाह करने को कहा लियाकत बलोच। इतवार को वजीर आला हाउस लाहौर पर धरने का ऐलान। हसीना को हेलीकॉप्टर मिल गया, ऐसा ना हो कि आपको एम्बुलेंस भी ना मिल सके, हाफिज नईम का ये कहना है। ठीक है जी। इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश से मुताल्लिक मोहतात डिप्लोमेसी पर अमल पैरा। शेख हसीना के दौर में दो तरफा रवाबित कशीदा रहे, अब बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ढाका में तब्दीली का पुरजोश रद्द अमल, किसी के हक में बयानात की जरूरत नहीं, अब्दुल बासित साहब का ये कहना है। ठीक है जी। और क्या सीन है? और है चीन सऊदिया यूएई का 12 अरब डॉलर कर्ज पर 1 साल रोल ओवर का इत्तेफाक। पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है। IMF ने भी यही डिमांड की थी कि जाओ अपने दोस्तों से बात करो जाके और उनसे बोलो कि हमें थोड़ा सा वक्त दें कर्जे वापस करने के लिए। तो उन्होंने जो है ना वो वक्त दे दिया है हमको। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या है? पाकिस्तान विद टाइज टू ईरान। अच्छा हाँ यार, ये बड़ी खबर है ना। बिल्कुल। अमरीकी सियासतदान या हुकूमती उहदेदार के कत्ल की मुमकिना साजिश का इल्जाम, पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 46 साल आसिफ मर्चेंट ने न्यूयॉर्क में किराए का कातिल भर्ती करने की कोशिश की गई, जो FBI का एजेंट था। अदालती दस्तावेज, ट्रंप पर हमले का मुल्जिम से कोई ताल्लुक नहीं है, आदाब में ट्रंप का नाम शामिल। जराए का ये कहना है। आसिफ मर्चेंट कराची में पैदा, बैंकिंग से वाबस्ता, बैंक मैनेजर रहे, शाम, ईरान और इराक जा चुके हैं। कहते ये है कि जी कासिम सुलेमानी पे जो हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए जो है वो ये आसिफ मर्चेंट साहब जो हैं ये अमेरिका गए थे और वहां पे जाके उन्होंने साजिश, एक बंदे से वो मिले थे कि उन्हें किराए के कातिल जो हैं वो आइडेंटिफाई करके दिए जाएं, लेकिन जिससे उन्होंने राब्ता किया था उन्होंने ही जाके इनकी मुखबरी कर दी और उसके बाद FBI जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो गई एंड इसके बाद इवेंचुअली जुलाई में कहते हैं कि इसको पकड़ा गया था। बट दिस हैड नथिंग टू डू विद दैट अटैक इन पेंसिल्वेनिया ऑन डोनाल्ड ट्रंप। सो आसिफ मर्चेंट, देखें जी क्या क्या कर देते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं जी, मुल्क को भी बदनाम करते हैं जाहिर है। अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब। टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी, समर ओलंपिक खेल्स के हवाले से बात करते हैं और समर ओलंपिक्स पेरिस में अब कह सकते हैं अब अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब जो है ये ओलंपिक्स बढ़ने शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान की मेडल की जो एक वाहिद उम्मीद थी ओलंपिक से पहले भी, वो उम्मीद अभी भी कायम है। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑफ, यानी बैक टू बैक उनके फाइनल हो गए हैं। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक खेलों में भी वो ओलंपिक्स जेवलिन के फाइनल में पहुंचे थे और अभी भी ही हैज क्वालिफाइड, बाआसानी क्वालिफाई करने में कामयाब हुए हैं। कल आप लोगों ने उनकी थ्रो भी देखी होगी। 86.59 मीटर्स अरशद की जो है वो थ्रो थी। 84 जो है वो क्वालिफिकेशन बेंचमार्क था और सो ही इजीली क्वालिफाइड। अगर आप ओवरऑल बात करें तो अरशद ने जो अपना नेजा उनके जो जेवलिन इट वाज द 4th और नंबर 4 पे थे। बट दीज नंबर्स डोंट रियली मैटर राइट नाउ, टू बी वेरी फ्रैंक दे डोंट रियली मैटर। अभी फाइनल वाले दिन कहानी बिल्कुल अलग होती है। भारत के नीरज चोपड़ा जो हैं उन्होंने सबसे दूर जेवलिन जो है वो थ्रो किया था 89.34। उनका भी ये सीजन बेस्ट था, अरशद का भी ये सीजन बेस्ट है। सो गाइस ही हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। इंशाल्लाह कल फाइनल में अरशद जो है वो फीचर कर रहे होंगे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे जो है वो फाइनल ये होगा मुकाबला। लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। आवर प्रेयर्स विद अरशद। आई थिंक पूरी कौम की दुआएं जो है वो इनके साथ हैं और एक जेन्युइन पाकिस्तान के पास जो है वो इस वक्त एक्सपोर्टिंग हीरो यहाँ पर मौजूद है और व्हाट एन अनबिलीवेबल स्टोरी दैट वुड बी। अरशद अगर नंबर 4 पर यहाँ पर मौजूद है अभी फिलहाल क्वालिफिकेशन, बट आई रिपीट ये कोई इट डजंट रियली काउंट। असल चीज तो फाइनल में ही होती है, लेकिन he has again told us that he's among the best। अगर आप टॉप 5 की बात करें तो अरशद टॉप 5 में फीचर जरूर करते हैं और like I think the chances of him winning a medal, at least taking a bronze, are there. See, expecting him to win a gold, I think see, Neeraj has to do pretty bad tomorrow। कल रात नीरज के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, वाकया हो गया, कोई मसला हो गया, वरना मुझे इस वक्त कोई फिलहाल उसको चैलेंज करता हुआ नजर नहीं आ रहा। आई थिंक ही इज गोइंग टू रिटेन हिज ओलंपिक गोल्ड मेडल
एंडरसन पीटर्स डिड वेल, ग्रेनाडा के अच्छा किया उन्होंने कल. इसके अलावा जो वर्ल्ड नंबर 1 है याकूब वेडलिच, he was at number 6 or 7, I think number 6 there. I would have been a bit disappointed with his throw today. अरशद भी कोई बहुत ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे. इवन नीरज जिन्होंने तकरीबन 90 मीटर का जो है वो नेजा फेंका, वो भी कोई बहुत ज्यादा मुतमईन अपनी इस थ्रो के साथ कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था कल. So everyone is saying we are going to do better, but बहरहाल जी wow, looking forward to that. There's going to be a lot of pressure. अगर आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स फैन हैं, genuinely आप चाहते हैं पाकिस्तान एक मेडल जीते. इंतजार बहुत लंबा हो गया यार, बहुत लंबा वेट हो गया इतने बड़े मुल्क के लिए. अभी इतने बड़े मुल्क से मराती, इतनी पॉपुलेशन वाले मुल्क के लिए इतना अरसा इंतजार करना एक ओलंपिक के मेडल के लिए काफी अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक बात है. बट क्या वो इंतजार कल खत्म होगा? लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि ओलंपिक्स में अगर हम मेडल्स पे इस वक्त नजर डालें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 24 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर है. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज एट नंबर 2 विद 22 गोल्ड मेडल. ऑस्ट्रेलिया 14 गोल्ड मेडल के साथ अब तीसरे नंबर पर आ गया है. फ्रांस चौथे नंबर पर विद 14 गोल्ड मेडल्स एंड ग्रेट ब्रिटेन विद 12 गोल्ड मेडल्स. दे आर एट नंबर 5. चलें जी, हॉकी का फाइनल का जो है वो फील्ड हॉकी की लाइनअप सेट हो चुकी है. और फील्ड हॉकी में कल 2 जो सेमीफाइनल खेले गए थे वो वेरी कॉन्ट्रास्टिंग मैचेस. पहले मैच में नेदरलैंड्स का मुकाबला जो है वो हुआ था विद नेदरलैंड्स का मुकाबला स्पेन के साथ हुआ. नाउ नेदरलैंड्स इज one of the top teams in the world. Naturally, I think if I'm not mistaken, they are right now the number 1 side in field hockey. मेरे ख्याल से उनका मुकाबला नंबर 8 टीम स्पेन के साथ हुआ था और बआसानी 4-0 से जो है वो नेदरलैंड्स ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ. लेकिन कल जो बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ दैट वाज बिटवीन जर्मनी एंड इंडिया. और जर्मनी और इंडिया के दरमियान जो मुकाबला हुआ यार, लिटरली आखिरी सेकंड तक आप नहीं कह सकते थे कि ये मैच कौन जीतेगा. इंडिया की स्ट्रैटेजी कल बिल्कुल सिंपल थी. बॉल इंडिया के बाद आपको पता है कि हरमनप्रीत सिंह है. हरमनप्रीत सिंह जो है वो इस वक्त ही इज राइट नाउ वन ऑफ द टॉप ड्रैग फ्लिक प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में ड्रैग फ्लिक लगाने वाला जो है वो इस वक्त सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से जो है वो एक है. और इनकी पूरी स्ट्रैटेजी इंडिया की जो थी वो इसी चीज के अगेंस्ट रिवॉल्व करती थी कि भाई आप डी में बॉल लेकर जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गो फॉर द पेनल्टी कॉर्नर. और इंडिया ने इस ओलंपिक खेल में पेनल्टी कॉर्नर्स पे गोल भी काफी सारे किए हैं. कल इंडिया गॉट टू मेनी पेनल्टी कॉर्नर्स, लेकिन वो उसको ज्यादा को कन्वर्ट जो है वो नहीं कर पाए थे. सो हुआ यही इनके साथ कि आखिर तक they just kept trying even though India scored the first goal. लेकिन फिर उसके बाद there was a come from behind thing from Germany. एक मौके पे 3-2 से बाय द वे जर्मनी ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है. लेकिन लिटरली आखिरी सेकंड में भी जो है वो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी गोल स्कोर करने की. हरमनप्रीत सिंह ही थे, उन्होंने टॉप ऑफ द डी जो है वो बिल्कुल वाइड स्विंग किया बट दैट वेंट रियली वाइल्ड. दोनों टीमों के गोलकीपर्स ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया था. सो बहरहाल जी जर्मनी जो कि वर्ल्ड नंबर 2 टीम है they have qualified for the final. तो world number 1 Netherlands will be taking on world number 2 in the final of the Olympic Games there. और इंडिया जो है वो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला कर रहा होगा स्पेन के साथ. आई थिंक इंडिया गेट्स द ब्रॉन्ज मेडल देयर. वो स्पेन को बआसानी हराने में कामयाब हो जाएंगे बिकॉज दोनों टीमों के दरमियान जो है वो पॉइंट्स का भी और क्वालिटी का जो है वो काफी डिफरेंस है. And yeah, I think India last time भी they got the bronze medal and this time also looks like वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हो जाएंगे. लेकिन बिग स्टोरी फ्रॉम इंडिया hasn't been about their hockey team this time. It is about one of their wrestlers. इंडिया की एक खातून रेसलर हैं. पहली बार ओलंपिक में ऐसा हुआ है कि इंडिया की कोई खातून रेसलर जो है वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई हैं. 55 kg का ये मुकाबला था एंड शी हैज मैनेज्ड टू बीट द क्यूबन जो रेसलर थी उनको हराया है. इनका नाम है विनेश पोगाट और हरियाणा से इनका ताल्लुक है. हरियाणा से सारे पहलवान आते हैं इनके यहाँ ज्यादातर. और विनेश की जो विक्ट्री है दैट हैज डिवाइडेड इंडिया बिकॉज हुआ क्या है ना, देयर इज एन एंटायर स्टोरी. तो लेट मी टेक जस्ट 1.5 मिनट आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये पिछले साल के आगाज की बात है कि दिल्ली में कुछ रेसलर्स ने जिनमें खातून रेसलर शामिल थी उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन या इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का जो सरबराह है जो कि बीजेपी का लीडर है जिसका नाम ब्रिजभूषण सिंह गालबन नाम है उस बंदे का, उसने इंडिया की जो खवातीन रेसलर्स हैं उनको सेक्सुअली हरास किया है और सेक्सुअली मॉलेस्ट करने के बाद
उसने उनको कत्ल की धमकियां दी हैं कि ये बात किसी तक जो है ये बाहर नहीं निकलेगी यहाँ से. उसके खिलाफ इन खवातीन ने जो खवातीन रेसलर्स थी उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया. वो धरना देकर बैठ गई उस जगह पे, दिल्ली में, उस मकाम पे, एक मकाम पे. और जो मेल रेसलर थे वो भी इन सॉलिडारिटी उनके साथ आते थे. अब इनको जो है वो इस पे ये काफी लंबा, ये 40 दिन पर इनका जो है ये धरना रहा. क्योंकि ये ब्रिजभूषण सिंह जो है ये बीजेपी का एक लीडर था. तो नरेंद्र मोदी साहब एंड ऑल, इट गॉट अ लॉट ऑफ कवरेज इन इंटरनेशनल मीडिया. इंडियन मीडिया जो कि आप जानते हैं इंतहाई राइट विंग मीडिया है और पूरा का पूरा बीजेपी की लाइन टो करता है, उन्होंने इन रेसलर्स की कैरेक्टर असैसिनेशन की, इनको देशद्रोही करार दिया, इनको मुल्क दुश्मन करार दिया, गद्दार करार दिया. जो कुछ वो करते हैं इंडियन मीडिया, आपको पता है क्या करता है. और इवेंचुअली हुआ ये कि जो ब्रिजभूषण है इसके खिलाफ फिर एक इंक्वायरी हुई और कोई एफआईआर वगैरह इसके खिलाफ फाइल हो गई थी. तो उसके बाद ये 40 रोज बाद ये धरना जो है ये खत्म हुआ. लेकिन इन रेसलर्स को ह्यूमिलिएट किया गया. दे वर ड्रैग्ड ऑन द रोड बाय पुलिस एंड ऑल. बट नाउ दैट दे हैव रीच्ड देयर. और इसमें जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कुन बात थी, भारत में जो मॉडरेट सोच रखने वाले लोग हैं, कि व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डूइंग अबाउट दैट, व्हाई इज ही क्वाइट, वो इस मामले पे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है. इंडियन रेसलर्स आप जानते हैं कि खवातीन रेसलर्स सर्टन लेवल पे काफी सारे, अगर आपको याद हो ना वो मूवी भी आई थी ना, वो गीता ते बबीता, वो जो कौन सी फिल्म आई थी, दंगल, मेरे ख्याल से शायद दंगल नाम था शायद उसका, आमिर खान की जो फिल्म आई थी, कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल वगैरह जीता था. उसके बाद से दिस इज बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ मेन स्ट्रीम स्पोर्ट देयर. सो लोगों की नजरें जो है वो स्पोर्ट पे थी, लेकिन लोग कहते थे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बात कर रहा है, why isn't he talking about that, या वो why isn't he coming to the rescue of these women. सो वो चुप रहा. नरेंद्र मोदी इस पे कुछ भी नहीं बोला. और अब जो है वो इंडिया में बड़ी दिलचस्प बात चल रही है और वो ये चल रही है कि इंडिया का जो भी मेडल विनर होता है, नरेंद्र मोदी उसको फोन पे कॉल करते हैं. और जब वो उसको फोन पे कॉल करते हैं तो वो स्पीकर पे कॉल जो है वो ली जाती है. एथलीट के पास कैमरामैन पहुंच जाते हैं और वो स्पीकर पे लेते हैं और नरेंद्र मोदी की कॉल जो है ना वो पूरी भारतीय जनता को सुनाई जाती है. बिकॉज मोदी आपको पता है बहुत ही कहना चाहिए कि अटेंशन सीकर है बहुत बड़ा. सो अब ये सवाल किया जा रहा है कि एक ऐसी एथलीट जिसको उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ने और उनके मीडिया ने, प्रो मोदी मीडिया ने जो है कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, विल नरेंद्र मोदी बी मेकिंग अ कॉल टू हर, विल शी बी टेकिंग नरेंद्र मोदीज कॉल. वेरी इंटरेस्टिंग दिस. अगर आपको मौका मिले तो आप विनेश फोगाट सर्च कीजिए ट्विटर पे या गूगल पे जाके सर्च कीजिए एंड यू विल बी एबल टू रीड अबाउट हर. वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, आर अमेजिंग. सो शी विल बी टेकिंग पार्ट इन the final 55 kg as I said. और जी बिल्कुल इनका जो फाइनल मैच है, यस, लेट मी जस्ट चेक द शेड्यूल के ये कब होगा. और या टुडे, आज रात 10:53 पे पाकिस्तान टाइम शी विल बी competing in the final. और अमेरिकन हिल्डेब्रांट के साथ इनका मुकाबला होना है. सो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी दिस इज फॉर इंडिया टू गेट देयर फर्स्ट गोल्ड इन रेसलिंग देयर बाय अ वेरी इंस्पिरेशनल एथलीट. आपको अभी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अज़हर and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 8 बज के हो चुके हैं 23 मिनट एंड ये वो टाइम होता है प्रोग्राम का जिसमें आई ट्राई टू कैच अप ऑन योर मैसेजेस एंड ऑल आइज ऑन विनेश फोगाट. कहते हैं डेव कारहाले साहब जो कि हमारा प्रोग्राम इंडिया में सुनते हैं. बिल्कुल जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं अमेरिकन डबल स्टैंडर्ड्स आर एवरीवेयर. ओके, अब यहाँ डबल स्टैंडर्ड की क्या बात हो रही है. चाइना डेली का आपने जो है वो ट्वीट शामिल किया हमारे साथ. द चाइना एंटी डोपिंग एजेंसी रिलीज्ड अ स्टेटमेंट ऑन ट्यूसडे रिगार्डिंग द पॉजिटिव स्टेरॉइड टेस्ट ऑफ द यूएस ओलंपियन एरियन नाइटन, saying when it comes to the contamination cases of the Chinese swimmer, USADA has shown typical double standard. चलें ये मैं जरा खबर इसको पढ़ लेता हूँ, उसका बैकग्राउंड क्या है. बट ग्रेट. इसके अलावा अताउर रहमान साहब ने एक कोटेशन शेयर की है. ग्रोथ एंड कंफर्ट नेवर को एग्जिस्ट. ग्रोथ एंड कंफर्ट नेवर को एग्जिस्ट. बहुत अच्छी बात, ये इसमें कोई शक नहीं. ऑलराइट, शहजाद नियाज़ साहब सबको सलाम कहते हैं. थैंक यू सो मच सर. वालेकुम अस्सलाम. आप बड़ा रोजाना सलाम करते हैं आप, बहुत अच्छी बात, सबको याद रखते हैं आप. वेरी गुड. इफ्तिखार अहमद साहब कहते हैं ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन कराची. आपने किसी बाग की तस्वीर जो है वो भी शेयर की हुई है. वैसे कराची में जहां जहां घास उग सकती है वहां पे आजकल बड़ी खूबसूरत घास जो है वो उगी हुई है. जहां पे उग सकती है, जिस जगह पे कैपेसिटी है, एक घास का भी एक माहौल होना चाहिए ना. कि सॉरी,
मिट्टी का भी एक माहौल होना चाहिए ना, जंगली घास वगैरह भी उग सके. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जिस पार्क में जाता हूँ सुबह में, वहां पे भी इस वक्त क्या खूबसूरत ग्रास इस वक्त हो रही है, लश ग्रीन ग्रास. जैसे ना कोलंबो में बड़ी मोटी मोटी घास होती है उनकी बड़ी ना वहां पे, और वो बंगला ग्रास भी एक होती है जैसे कहा जाता है ना, बड़ी मोटी वाली जो ग्रास होती है, और वैसी कुछ ग्रास उग रही है और कुछ जंगली घास भी उगनी शुरू हो गई. इसकी वजह से जो पैचेस हैं वो भी सब कवर हो चुके हैं, जो बढ़ाना पैकेजेस जो पैचेस थे वो भी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है, आसिफ मर्चेंट्स लिंक्डइन प्रोफाइल. यासिर मसूद ने आसिफ मर्चेंट का जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो शेयर किया है. आसिफ मर्चेंट इज द सेम गाय जिसके बारे में आपको पता है कि जिसको अमेरिका की जो FBI है और उनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चार्जशीट कर दिया है कि ये शख्स पिछले साल के आगाज में अमेरिका गया था और उसका आइडिया ये था कि अमेरिका के कुछ अहम सियासतदानों को निशाना बनाना था. ईरान से इसका जो है वो ताल्लुक बताया जाता है. कहते हैं कि ये हजरत जो है ये ईरान, शाम और इराक में कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हैं. और आपको पता है कि अभी रिसेंट सालों में जो है पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, देखिए एक तो वो कौम है जो कि जाती है, एक वो लोग हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई मीन जो कि ज़ियारतों के लिए जाते हैं हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना गुजार के वापस आ जाते हैं. कुछ लोग आपको पता है कि वो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए जाते हैं वहाँ पे, और वो फिर आपको पता है कि ये प्रॉक्सी वॉर वगैरह का भी जो है वो हिस्सा बन जाते हैं. जाहिर है एक ज़माने में यहाँ से लोग जैसे कश्मीर जा रहे थे, अफगानिस्तान जा रहे थे, ये जो है वो कुछ लोग जो है वो आजकल आपको पता है ईरान, शाम और ये बाकी ममालिक में भी जा रहे हैं. सिलसिला है, वी ऑल नो अबाउट इट. यार बात करते बड़ी एहतियात करनी पड़ती है आजकल यार. शायद 10-12 साल पहले खुल के बात कर लेता मैं इसमें, लेकिन क्या करें यार, जरा लोग थोड़े से सेंटिमेंटल बहुत हो गए चीज़ों के हवाले से. सो अभी आसिफ मर्चेंट साहब को जो है वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, उनको चार्जशीट किया गया. देखो अमेरिका में अगर चार्जशीट किया जाता है ना तो फिर जरा वो पूरी की पूरी तैयारी पकड़ के बंदे को चार्जशीट करते हैं. तो अब इसके ऊपर जो है वो चार्जशीट कर दी गई है. उन्होंने कहा है कि जी अमरीकी सियासतदानों को ये मारने के लिए वहां पर आया था. जुलाई में इनको गिरफ्तार किया गया है. अच्छा, इनका ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि इनका डोनाल्ड ट्रंप पे जो अभी वाकया हुआ था पेंसिल्वेनिया में उससे कोई ताल्लुक नहीं है. अच्छा जी, चले इनका लिंक्डइन बैंक का नाम सामने लिखा हुआ है. ही वाज अ ब्रांच मैनेजर एट अ बैंक. इंटरेस्टिंग. अबे हूं तो मैं लिंक्डइन में यार, चलो मैं इसको जरा फुर्सत से देखता हूं, लेकिन खैर. सो एक लाहौर बेस्ड बैंक के ये ब्रांच मैनेजर थे. आरिफ नकवी कहते हैं, हाउ कम जमात इस्लामी इज अलाउड धरना इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर हाउस इन द रेड जोन एंड नो एक्शन इज बीइंग टेकिंग अगेंस्ट देम. देखें ना सर, ये तो सवालिया निशान बनता है कि क्या पाकिस्तान की कोई और जमात जो है वो इस वक्त गवर्नर हाउस के सामने, जिसको रेड जोन कहा जाता है कराची का, ये रोजाना मैं गुजरता हूँ वहां से, अलखिदमत की गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं, उनके मोबाइल टॉयलेट होते हैं वहां पे और पानी के टैंक वगैरह सुबह खड़े हुए होते हैं, और धरने वाले कैंप में तो कोई नहीं होता, वो खाली को 3-4 लोग दूर से नजर आ रहे होते हैं. लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सेंसिटिव जगह पे आखिर जमात इस्लामी को धरने की इजाजत क्यों दी जा रही है. मैंने सुनने में ये आई हैं बातें कि जमात इस्लामी को आने वाले दिनों में और बहुत सारी इजाजतें मिलने वाली हैं. अब वो कहां तक जाएंगे ये हम देखते हैं क्या होता है सिलसिला. ओके जी. और क्या खबर है हमारे पास. फारूक असगर साहब कहते हैं, अरशद नदीम जस्ट अ थ्रो अवे फ्रॉम बिकमिंग अ नेशनल हीरो. बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल हीट. सी फारूक, आई डिसएग्री विद यू. अरशद नदीम is already a national hero. He is already a national hero. He has achieved so much already for Pakistan. जो कि हमारे इतने सारे खिलाड़ी हैं जिनको हमने सर आंखों पे बिठाया, हम अपॉलोजी साइन करते हैं, चाचा कहते हैं, इफ्ती मेनिया, ये कौन कौन आए थे, वो फूलनगर का जो आया था क्रिकेटर, राना फहीम अशरफ, आसिफ अली, ये खिलाड़ी जिनको पता नहीं हमने कहाँ अपने हीरो बना दिए थे. बच्चा बच्चा पाकिस्तान का उनको जानता है, कुछ नहीं कर पाते पाकिस्तान के लिए. अरशद नदीम हैज ऑलरेडी डन अ लॉट. पाकिस्तान का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतना, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतना, 90 मीटर से ऊपर नेजा फेंकना. अभी तक आपको पता है ना कि अपने करियर में 90 मीटर से ऊपर नेजा नहीं फेंक पाया नीरज. अरशद हैज डन दैट ऑलरेडी. सो सर, ही इज ऑलरेडी अ हीरो. ही इज माई हीरो एटलीस्ट. आई एम श्योर आपका भी हीरो होगा. सो दुआ करते हैं अल्लाह ताला ओलंपिक का मेडल भी इसको दिलाए और ये जो है वो इंशाल्लाह ये जो एक जो डक है पाकिस्तान का ये टूटे. और अरशद नदीम, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि अरशद नदीम और आने वाले सालों में पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को जो है वो इंस्पायर करें, बच्चों को इंस्पायर करे टू टेक अप एथलेटिक्स, बिकॉज दिस इज रॉ टैलेंट जो कि चीचावतनी से नहीं कहा, चीचावतनी से है ना ये, हाँ चीचावतनी से आया है ये. तो क्या बात है.
अच्छा जी, क्या कमाल लाइंस हैं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, ढूंढता क्यों है वजह बेवजह. नहीं, ये बड़ा खूबसूरत गाना है भाई, बेवजह, इसमें कोई शक नहीं है. ओके जी, देन वी हैव गॉट उरूसा कहती हैं गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर कराची वेदर. जी माशाल्लाह, बिल्कुल इसमें शक नहीं है. डॉक्टर एजाज दीशान खान चाचड़ कहते हैं अदिल भाई ग्रेट शो लास्ट नाइट, ट्रम्प जानी को भी डिस्कस किया करें यूट्यूब शो में. इन्वेस्टमेंट ट्रैकर मिसिंग फ्रॉम योर शो. इन्वेस्टमेंट ट्रैकर करते हैं, शामिल करते हैं सर. मुझे जरा इसकी वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जरा इसको फ्राइडे को शामिल करते हैं. वीकेंड पे जरा थोड़ा सा हमारे सामने पिक्चर वगैरह आ जाती है. वैसे भी अभी कंपनियों के डिविडेंड अनाउंस हो रहे हैं, वो भी शायद हो सकता है. नहीं, इस वीकेंड तक एक डिविडेंड क्रेडिट नहीं होगा, बट खैर चलें जी. अरशद अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं अग्रीड, अरशद नदीम इज आवर नेशनल हीरो. ही इज आवर नेशनल हीरो ऑलरेडी. फूलनगर, अबे फूलनगर नाम है जगह का भाई. भाई पीरू जो है ना, भाई पीरू, उसका नाम चेंज होके फूलनगर हो गया. अब यार तुम हंस रहे हो फरहान. बॉस यू मेंशन्ड इन योर शो टू बाय इन द डिप. देखो यार, मैं ओपन मीडिया में बैठ के ना शेयर्स के नाम नहीं बताता जो परचेस करने वाले होते हैं. ओके जी, और क्या सीन है. ये खिलजी साहब को सुबह सुबह क्या हो गया है यार. ओके यार, आई एम सो सॉरी, मैंने वाकई मुझे नहीं पता था ये माइक खुला हुआ था. लेकिन यार मेरी चीखें आप लोगों ने इस गाने के दौरान जो है वो पता नहीं सुनी या नहीं, लेकिन यार दिस सॉन्ग इज टू पावरफुल मैन. वाकई मजा आ जाता है यार ये गाना सुन के. और अमेजिंग यार. नुमान यूसुफ कहते हैं अली अज़मत दैट इज बेस्ट प्रोबेबली, या मे बी आर्ग्यूबली बात की जा सकती है, बट व्हाट अ पावरफुल सॉन्ग दिस इज. रिजवान ज़की कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, रंगीला इज माय फेवरेट सॉन्ग. माय यंगर 6-year-old daughter and every time she requested me to play this song which is number 18 on the playlist of Coke Studio songs. She is sleeping now and I set the Bluetooth near her but she still sleeping. सोने दे बच्चों को. स्कूल खुलने वाले एक हफ्ते में, सोने दे बच्चों को आराम से. आखिरी चंद दिन रह गए हैं ये, फिर उसके बाद बेचारे हाय हाय हाय. अच्छा जी, इसके अलावा अशफाक भाई अच्छा सॉरी यार, देखो अरशद नदीम के हवाले से बिल्कुल यार पता नहीं, मैं वो चीचा और चन्नू में जो है ना, वो जरा मैं चन्नू में मैं मिस्टेकन हो गया था. सो ही इज फ्रॉम मियां चन्नू, ऑलराइट, ही इज फ्रॉम मियां चन्नू, नॉट फ्रॉम चीचावतनी. आई एम सॉरी. सो या अच्छा जी, इसके अलावा अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं फूलनगर वाज नेम्ड आफ्टर नून लीग पॉलिटिशियन. जी हाँ, राना मोहम्मद फूल, उनके नाम पे जो है मियां साहब ने कहा कि जी इतने बड़े लीडर हमारे, ये उनके नाम पे शहर का नाम ही बदल दें. तो भाई फिरू पहले खिलाया जाता था, ये फिर उसका नाम जो है वो बदल के जो है वो फूलनगर हो गया. यू नो आई वाज अभी हम लोग जब रोड ट्रिप पे, अच्छा हमारे जब भी ये आई थिंक अब्दुल हकीम के करीब आता है ना ये मियां चन्नू की जो हम बात करते हैं, तो जब भी मोटरवे पे साइन मियां चन्नू नजर आते हैं, हमारे जो अहमद साहब है मुझे पलट के देखते थे, कहते थे बाबा, वो बेसिकली कहना चाहता था कि हमें अरशद नदीम के घर चलते हैं. मैंने कहा यार अरशद नदीम के घर में मियां चन्नू में कहाँ ढूंढूंगा. इवन दो छोटा सा शहर है, लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैंने कहा यहाँ से 45 मिनट्स का डिटूर है यार अब्दुल हकीम से, सो कौन जाए वहां पे. लेकिन खैर एनीवे वो हुई बात. लेकिन जो बात हो रही थी वो ये कि ये जो पंजाब के शहर है ना, कोटद्दू, भाई फेरू और ये सारी चीजें, अगर आपको याद हो एक जमाने में ऐड आया करते थे सुंडी मार दवाओं के, कीड़े मार दवाओं के आया करते थे, उसमें आया करता था कि उसमें इन शहरों के नाम हुआ करते थे. पता नहीं वो सीबागाई की प्रोडक्ट थी या किसकी प्रोडक्ट थी यार, कि फलाने शहर के ये जमींदार इस दवाई के बारे में ये कहते हैं. तो बचपन में काफी सारे पंजाब के शहरों के नाम जो है ना वो इसकी वजह से याद हो गए थे. बट लेकिन खैर चलें जी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. आगे बढ़ते हैं. एमी अली साहब का ताजा कलाम जो है वो आया है, और एमी अली साहब का जो ताजा कलाम है जरा सुनते हैं क्या कहते हैं. हुक्म यही है कि गैर से सवाल ना हो, करें भी क्या अगर अपनों को ही ख्याल ना हो. ये आदतें मेरी कॉलेज से ही पुख्ता है, मोहब्बत ऐसे करो जाया कोई साल ना हो. वाह क्या बात है. अच्छा, इनका जो तीसरा जो शेर है ना, इसको मैं सेंसर कर देता हूँ बिकॉज ये आप ये आप ट्विटर पे पढ़ लीजिए. आखिरी शेर जो है वो इनका आया है. मैंने कई बार बारिश में फोन चेक किया, मौसम खराब हो और मौसूल उसकी कॉल ना हो. क्या बात है भाई, जबरदस्त अवामी शायर है भाई ये बंदा, बहुत अच्छा है, क्या बात है. अच्छा जी, और व्हाट एल्स वी गॉट. जल्दी से हमें बात करनी थी अभी मुख्तसरन बात करने वाले डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के हवाले से, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हेड ऑफ द इंटरिम सेटअप. जो नेक्स्ट हेड नहीं, बांग्लादेश के वक्ती तौर से वो लीडर हो जाएंगे, उस पर जरा हम बात करते हैं. लेकिन अभी ऐसा करते हैं, ब्रेक की जाने पड़ जाते हैं, वापस आके जरा फुर्सत से उसके हवाले से बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी जबरदस्त. जवेद साहब कहते हैं जी मियां चन्नू की खुशी स्वीट की बर्फी बड़ी मशहूर है. आपने गूगल लिंक भी भेज दिया उसका मुझे. वेरी गुड सर, वेरी गुड. व्हेनेवर आई विल गो टू मियां चन्नू इन माय लाइफ, मैं खुशी स्वीट की बर्फी जो है
वो जरूर ट्राई करूंगा. इट लुक्स नाइस. वैसे मैंने नोट किया है कि पंजाब की बर्फी और हमारे यहाँ जो कराची में बर्फी मिलती है उसकी रंगत में जरा फर्क होता है. आई थिंक मे बी इज द खोया एलिमेंट एंड ऑल. पंजाब में थोड़ी सी डार्कर शेड ऑफ बर्फी मिलती है. कराची में बड़ी सफेद किस्म की वो होती है और थोड़ी सी खस्ता होती है. यहाँ पे जो बर्फी होती है वो थोड़ा सा एनीवे इन डिस्कशन में पड़ गया. मैं तो बात करने वाला था डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के हवाले से, लेकिन खैर भूख बेदार हो गई सुबह सुबह बर्फी की तस्वीरें देख के. आगे बढ़ते हैं जी. सीन क्या है? सीन ये हुआ है कि बांग्लादेश में आपको पता है कि वहाँ के जो स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट थे वो तो उसमें अगर या तो कल मैं कुछ शक व शुबे का इजहार कर रहा था कि यार आर्मी इसमें इन्वॉल्व हो गई है. और आपको पता है कि हमारी जो नॉन इंडिया के अलावा अगर आप बाकी मुल्कों की बात की जाए तो वहाँ पे जरा आर्मी की रेपुटेशन और इक़्तिदार इतनी अच्छी नहीं है. आपको पता है ना यार, उन्हें शौक है उन्हें जरा हुकूमतें करने का. सो डर ये लग रहा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश में जो है ना वो फौज बोले कि भाई आर्मी चीफ बोले मैं अपुन इधर का भगवान. ऑलराइट, ये वाली कहानी हो जाए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने क्या किया कि ऐसा लग रहा है दैट दे हैव पास्ड ऑन द रिस्पांसिबिलिटी टू द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश. और शहाबुद्दीन साहब ने जो है वो अपनी कंसल्टेशन का अमल जो है वो शुरू किया. और कल उन्होंने एक काफी तफसीली मुलाकात की स्टूडेंट लीडरान के साथ. आपको पता है इट्स बीन अ मोस्टली लीडरलेस मूवमेंट, लेकिन फिर भी कोई जो प्रोमिनेंट उसमें कहते हैं कि 11 स्टूडेंट्स और ढाका यूनिवर्सिटी के 2 जो प्रोफेसर्स थे उनके साथ उन्होंने कंसल्टेशन की. और उन नौजवानों ने और उनके प्रोफेसर्स ने जो है वो ये रेकमेंड किया है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को जो है वो बांग्लादेश के इंटरिम सेटअप का सरबराह बनाया जाए. इससे पहले ही डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से जब ये पूछा गया था कि आप क्या इस सेटअप को लीड करना चाहेंगे तो उन्होंने अपनी आमादगी का इजहार कर दिया था. और कल रात गए जो है ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली आ गई है दैट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इज गोइंग टू हेड दिस इंटरिम सेटअप. और ये इंटरिम सेटअप जो है ये बांग्लादेश को अगले इलेक्शंस तक लेकर जाएगा. और जो इसमें अच्छी बात होगी वो तो ये होगा कि इट्स अ सिविलियन लेड सेटअप. वेरी गुड थिंग. और अगले इलेक्शन तक लेकर जाएगा. एंड फ्री फेयर आजादाना मुनसिफाना गैर जानिबदाराना जो इंतखाबात होते हैं वो बांग्लादेश में करवाए जाएंगे. और फिर उसके बाद जो भी हुकूमत में आएगा उसको इक़्तिदार की चाबियां जो हैं, कुंजियां जो हैं वो पकड़ा दी जाएंगी. सही. सो सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कौन है? हो सकता है आप में से आई एम प्रीटी श्योर जो लोग बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और एक बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर है. माइक्रो फाइनेंस की अगर बात की जाए तो उसमें कहा यह जाता है कि दुनिया में माइक्रो फाइनेंस को इंस्टीट्यूशनल अंदाज में चलाने में शायद जो दुनिया का सबसे पहला और कामयाब तरीन तजुर्बा किया गया था वो बांग्लादेश में ही किया गया था. और ग्रामीण बैंक एक बड़ा मशहूर बैंक वहां का था है उसके ये फाउंडर थे. तो बेसिकली पेशे के लिहाज डॉक्टर साहब तो ये हैं लेकिन ये पीएचडी वाले डॉक्टर हैं. पेशे के लिहाज से ये एक उस्ताद हैं, तदरीस से ये वाबस्ता रहे हैं. चिटागोंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे और 1970s में अपनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के तौर से उन्होंने जो है वो माइक्रो फाइनेंस की लैंडिंग के हवाले से उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने शुरू किया. तो आपको पता है 70s 80s up till 90s और even in the start of the century बांग्लादेश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी. सो माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत जबरदस्त मॉडल उन्होंने जो है ग्रामीण बैंक ने डेवलप किया था. और दे स्टार्टेड लेंडिंग आउट अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आपको पता है इनको जो एक टाइटल मिला था बैंकर्स टू द पुअर, यानी वो लोग कि जिनको कोई भी शख्स लैंड करने को तैयार नहीं होगा. आपको पता है ना वो यूसुफी साहब बड़ी प्यारी बात बोल के चले गए कि जिस शख्स को भी जो है वो पैसे की नीड नहीं होती यानी जरूरत नहीं होती, बैंक सिर्फ उसी को ही जो है वो पैसा देता है. सो जिस बेचारे को पैसे की जरूरत होती है बैंक आमतौर से उसको लिफ्ट कराते नहीं है. तो आपको पता है ये माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग वाला जो है ये कॉन्सेप्ट फिर निकल कर सामने आया और फिर उसमें बांग्लादेश उसका एक मॉडल ऑफ सक्सेस जो है बन गया था बाय एम्पावरिंग पीपल. छोटे छोटे कर्जे देना, इवन दो दे वर इंटरेस्ट बेस्ड लोन ऑफ कोर्स. पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बड़ी कामयाबी के साथ खुवत फाउंडेशन इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, लेकिन ग्रामीण बैंक जो है वो एक इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्ट बेस्ड लोन जो है वो दिया करता था. लेकिन बहुत सारे लोग देने को भी तैयार होते थे फिर ऑफ कोर्स बिकॉज कोई उनको पैसे देने को तैयार नहीं, तो उनको 20-30 हज़ार रुपए मिल जाएं जिसमें वो अपना कोई छोटा सा सेटअप कर लिया करते थे. जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो ये था दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर गेटिंग द मनी वर विमेन. ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो पैसे दिए जा रहे थे वो खवातीन को दिए जा रहे थे. जाहिर है इस बैंक का नाम भी ग्रामीण बैंक है. अब ग्रामीण के मतलब ही जो होते हैं वो देहात, गांव, रूरल एरिया वो होते हैं. तो नाम से ही आपको लग रहा है कि ये किन लोगों को ये बैंक जो है वो टारगेट कर रहा है. 2006 में उनकी इस जबरदस्त कारकर्दगी की बुनियाद पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया था.
एंड ही हैड ऑलरेडी बिकम अ हाउस होल्ड नेम. वो उससे पहले भी बांग्लादेश में जो है हाउस होल्ड नेम बन गए थे. एक जमाने में शेख हसीना वाजिद के बड़े करीब हुआ करते थे, लेकिन 2007 में इन्होंने एक इंटेंशन बताई कि ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं. शेख हसीना वाजिद शायद चाहती नहीं कि अवामी लीग ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज अपना मेंटोर माना करते थे ये शेख मुजीबुर रहमान को. और ये जिस वक्त बांग्लादेश की जंग आज़ादी चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त अमेरिका में टेनेसी में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे. और ही इज 84 years old by the way, so is not a young fellow. 1940 में इनकी जो है वो विलादत हुई थी, तो आप सोच सकते हैं. तो 1971 की जंग तक वो काफी बड़े हो चुके थे और अमेरिका में जो है वो पढ़ा भी रहे थे. और उन्होंने वहां पे जो कुछ वो रोल वट एवर ही कुड प्ले देयर सिटिंग इन अमेरिका इन देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो उन्होंने प्ले किया था. सो अब हुआ ये सिलसिला कि जी शेख हसीना वाजिद इनकी दुश्मन हो गई. इन पर तरह तरह के केसेस जो है वो बनाए गए और पूरी कोशिश की गई. यानी मैं आज सुबह एक बांग्लादेश की एक लीगल एक माहिर खातून को सुन रहा था, जो कि अब अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करती हैं, और वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के एक ज़माने में वकील भी रह चुके हैं. उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के मैं जब केसेस पढ़ा करती थी तो मुझे हंसी आया करती थी पढ़ के कि ये किस किस्म के स्टूपिड केसेस जो है वो इनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं. और यही वजह है कि कई बहुत अरसे तक कोशिश के बावजूद शेख हसीना वाजिद अपनी तमाम यानी सब कुछ उसके कंट्रोल में था, फिर भी वो उनको सजा नहीं दिलवा पा रही थी. इवेंचुअली इस साल के आगाज में जो है जनवरी में एक 6 महीने की सेंटेंस जो है वो डॉक्टर मोहम्मद 84 साल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को जो है वो सजा दिलवाने में कामयाब हुई. लेकिन कोर्ट ने उनको सस्पेंडेड पनिशमेंट दिया था पेंडिंग अपील, कि जी आप अपील करें फिर उसके बाद देखा जाएगा, तब तक आप घर पे रहें. लेकिन जाहिर है अब मामला जो है खत्म हो गया. तो एक अपने दोस्त को शेख हसीना वाजिद ने दुश्मन बना लिया था, और अब वही डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है अ वेरी रिस्पेक्टेबल नेम नॉट जस्ट इन बांग्लादेश बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो बांग्लादेश के अब इंटरिम सरबराह के तौर से जो है वो मुल्क का नज़्म व नस्क संभालेंगे. आज से कल से मुझे नहीं पता, और फिर वो बांग्लादेश को नए इलेक्शंस तक जो है वो लेकर जाएंगे. तो ये है अब तक की सूरत हाल, और उम्मीद की जा रही है, ख्याल भी यही किया जा रहा है कि इसके बाद से द स्टेबिलिटी परहैप्स इज गोइंग टू रिटर्न थ्रू आउट बांग्लादेश, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फसादात जरूर हो रहे हैं. यानी कल भी तमाम सब कुछ खत्म होने के बाद कहते हैं कि अब जो गुंडे बदमाश लोग हैं, डाकू चोर हैं, बिकॉज पुलिस जो है वो काफी सहमी भी बैठी हुई है वहां पे, जिस तरह उन पे हमले हुए हैं और पुलिस ने बाज़ जगहों पे काम करने से इनकार कर दिया. तो चोर डाकू जो है वो इम्प्यूनिटी के साथ वहां पे कत्लो गारत कर रहे हैं. 24 लोग कल भी जो है वो मारे गए हैं बांग्लादेश में. बट लेट्स सी वेदर नॉर्मलसी रिटर्न्स और नॉट. अमेरिका की सियासत पे भी हमें बात करनी थी, बिकॉज कमला हैरिस जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी की, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उन्होंने अपने रनिंग मेट का जो है वो ऐलान कर दिया गया है. टिम वॉल्स उन साहब का नाम है, जो कि अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के इस वक्त गवर्नर हैं, 2 टाइम गवर्नर हैं वो. और उन्होंने कल पहली तकरीर जो है वो भी एक दूसरे के साथ उन्होंने जो है वो पहली तकरीर में शिरकत भी कर ली है, और उन्होंने साथ मिलकर तकरीर की और डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो शदीद क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया. पेंसिल्वेनिया में आई थिंक उन्होंने तकरीर की, और पेंसिल्वेनिया एक अहम रियासत है, एक मेजर स्विंग स्टेट है. काफी सारे इलेक्टोरल कॉलेज से डेलीगेट्स उसमें जाते हैं. सो दोनों कोशिश करेंगे, दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं इस वक्त, सर तोड़ कोशिश कर रही हैं कि जाके इस स्टेट को जीतें. अब जीतने में कामयाब होती हैं या नहीं, बट बहरहाल चले. अभी मैं इसका तफसील से बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ इतना टाइम है कि मैं आप लोग को इजाजत दूं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होती है कल एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे अहेड. So till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.